देखो चलो, अरे अब इधर ध्यान दो। मेन बात अगर यूपीजीएस में करें तो आज का टॉपिक अपना उत्तर प्रदेश में कृषि और पशुपालन। देखो बात सिर्फ उत्तर प्रदेश की नहीं है, बल्कि बात है पूरे भारत को लेकर के। और पूरे भारत की अगर हम बात करें तो हमारा देश जो माना जाता है वो कृषि प्रधान देश माना जाता है। और कृषि प्रधान में अगर हम बात करें तो कृषि और पशुपालन दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। चाहे वो सिंधु घाटी सभ्यता से आ जाओ, चाहे वह सिंधु घाटी सभ्यता से आ जाए। क्या हुआ? रुको रुको, चलो चलो, अच्छा ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, सब कुछ ओके है, ठीक है। मेन बात ये करते हैं कि जब कृषि की बात करें या पशुपालन की बात करें, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और दोनों कहीं ना कहीं एक दूसरे के पूरक हैं। पूरक होने का मतलब क्या होता है, पहले ये समझते हैं। पूरक का मतलब है एक दूसरे पर डिपेंड होना। जैसे कृषि की बात करेंगे तो कृषि पशुपालन से संबंधित है। आज के समय में टेक्नोलॉजी आ गई कि हम लोग खेतों की जुताई ट्रैक्टर से कराते हैं, लेकिन प्राचीन समय में बात करें, उससे पहले की बात करें तो सारी की सारी जुताई पशुओं से होती थी। इसी बात साथ साथ करें, जो कृषि से उत्पाद हमें मिलते थे और कह सकते हैं जो उत्पाद हमारे उपयोग के थे उन्हें हम उपयोग कर लेते थे, जो हमारे उपयोग के नहीं थे वो किसके उपयोग में आते थे? पशुपालन के उपयोग में आते थे, पशुओं के उपयोग में आते थे। जैसे मान के चलो कि हमने धान उगाए, धान के बाद हमें चावल मिला और चावल के साथ साथ हमें क्या मिला? प्याल मिला। जब प्याल मिला तो उसका क्या करेंगे? उसकी सीधी सी बात है कि उसको जानवरों को खिलाने का काम किया। आज के अत्याधुनिक समय में जरूरी नहीं कि तुम जानवरों को खिलाओ, क्योंकि इसके बहुत सारे उपयोग आ चुके हैं। जैसे अगर बात करिए तो इसको तुम अपने खेत में बिछा दो, बिछा करके यूरिया छिड़क दो और यूरिया छिड़कने के बाद मट्टी अपनी 1 महीने बाद पानी लगा करके उसको कर दो, देसी कंपोस्ट खाद तुम्हारी बनकर तैयार हो जाएगी ऑटोमेटिक तरीके से। मतलब आज तो बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन प्राचीन समय में दोनों एक दूसरे के पूर्ण रूप से पूरक हुआ करते थे, कृषि और पशुपालन। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश जीके में या उत्तर प्रदेश के जो प्रश्न आ सकते हैं उनमें कृषि और पशुपालन से संबंधित प्रश्न कोई ना कोई मिल सकता है तुम लोग के लिए, किसी ना किसी मीटिंग को लेकर के। ठीक है, शुरुआत करते हैं। अगर खेती की बात करी जाए भारत को लेकर के, तो भारत में बात करते हैं मुख्य तौर पर तो लगभग 59% जनसंख्या क्या है? खेती पर डिपेंड है, या कह सकते हैं कृषि पर डिपेंड है आज के वर्तमान समय में भी। चाहे वो किसी भी प्रकार की खेती कर रही हो, लेकिन खेती में कहीं ना कहीं लगी हुई है। ठीक है, उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो हम लोग कृषि के विकास के लिए काम करते हैं, और वो काम होता है कि उसके अनुसंधान के लिए कहीं ना कहीं क्रियाकलाप करना, और अनुसंधान के लिए क्रियाकलाप कराए जाएंगे या नए नए युवा क्षेत्रों में खोजें करी जाएंगी, अनुसंधान केंद्र खोले जाएंगे। तो उत्तर प्रदेश से संबंधित अगर पूछ ले कि उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान कहां पर स्थित है, तो कहां पर स्थित है? लखनऊ। और लखनऊ क्या है? उत्तर प्रदेश की राजधानी है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है कि उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान केंद्र कहां पर स्थित है? तो लखनऊ में स्थित है। ठीक है, चलो बढ़ते थोड़ा सा आगे के लिए। इसके साथ साथ बात करें उत्तर प्रदेश की, विशेष तौर पर बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश का जो पूरा जोन है, यह कह सकते हैं कंप्लीट जो उत्तर प्रदेश है, उसके जलवायु क्षेत्र के हिसाब से उसको कितने भागों में बांटा गया है? तो ध्यान रखेंगे 9 भागों में इसको विभाजित किया गया। कितने भागों में? 9 भागों में इसको विभाजित किया है, या कह सकते हैं बांटा गया है। सबसे पहला कौन सा आता है? सबसे पहला जो क्षेत्र आता है उसको हम सब लोग जानते हैं भावर या तराई का क्षेत्र। कौन सा? भावर या तराई का क्षेत्र। ठीक है, दूसरा हमारा आता है मध्य पश्चिमी मैदानी क्षेत्र। कौन सा? मध्य पश्चिमी मैदानी क्षेत्र। तीसरा जो भाग है हमारा वो है पश्चिमी मैदानी क्षेत्र। कौन सा? पश्चिमी मैदानी क्षेत्र। और चौथा भाग हमारा आता है दक्षिण पश्चिमी समशुष्क मैदानी क्षेत्र। कौन सा? दक्षिण पश्चिमी समशुष्क मैदानी क्षेत्र। बढ़ते हैं आगे। अगला जो 5वां पार्ट है, या कह सकते हैं 5वां विभाजन किया गया है मैदानी क्षेत्रों को लेकर, अगला है मध्य मैदानी क्षेत्र। कौन सा? मध्य मैदानी क्षेत्र। उसके बाद अगला आता है बुंदेलखंडीय क्षेत्र। उसके बाद आता है उत्तर पूर्वी मैदान। उसके बाद 8वां आता है पूर्वी मैदान, और 9वां जो क्षेत्र आता है वो आता है विंध्य पर्वतीय क्षेत्र। कौन सा? विंध्य पर्वतीय क्षेत्र। ठीक है, इन 9 भागों में उत्तर प्रदेश की जलवायु, या कह सकते हैं उत्तर प्रदेश, संपूर्ण उत्तर प्रदेश को 9 खंडों में क्या कर दिया है? विभाजित कर दिया गया है या बांट दिया गया है। ठीक है, चलो कृषि की बात करते हैं। कृषि में अगर बात करी जाए तो फसलों का विभाजन जो है 3 प्रकार में किया गया है, या जितनी भी फसलें पैदा की जाती हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश में हो, भारत में, या कहीं पर भी हो, उनको 3 कैटेगरी में बांटा गया है। और ये कैटेगरी कोई आज से बटी हुई नहीं है, ये प्राचीन काल से ही बटी हुई है। अगर तुम मौर्य काल में जाकर भी देखोगे तो मौर्य काल में भी फसलें 3 प्रकार की ही बताई गई हैं, यानी कहीं ना कहीं उपज का या उनको बोने का जो समय है वो पहले से ही निर्धारित है, और उसी के अनुरूप हम लगातार बोते चले आ रहे हैं, उनको उपजाते चले आ रहे हैं। ठीक है, और उसी आधार पर क्या करा गया? 3 भागों में फसलों का विभाजन किया गया है, जिसमें सबसे पहले आती है रबी की फसल। कौन सी? रबी की फसल। दूसरी आती है खरीफ की फसल, और तीसरी आती है जायद की फसल। देखो
इन दोनों फसलों का ध्यान रखना है, ये दोनों फसलें जो हैं वो 6-6 महीने के अंतराल पे होती हैं, और ये जो जायद की फसल होती है इन दोनों के बीच वाले टाइम पे होती है, यानी ये पूर्ण रूप से तैयार हो रही होती है और ये जो तैयार नहीं हो रही होती है उस समय बोई जाती है, ये तैयार हो गई होती है तब काट ली जाती है, ठीक है। यानी इसके इन बीच का जो पीरियड रहता है वो सारा का सारा किसका है, जायद का। ऐसे मान लो जितने भी तुम फल वगैरह या बेलों वाली सब्जियां खाओगे, बेलों वाली चीजों को इस्तेमाल करोगे, सारी कौन सी फसलें होंगी, जायद की। कोई तुमसे पूछ ले कि तरबूज कौन सी फसल में आता है, तो क्यों, क्योंकि उसपे क्या होती है, बेल होती है उसकी, ठीक है। तो बेल वाली जितनी फसलें हैं वो सारी की सारी क्या होती हैं, जायद में आती है, ठीक है। देखो आजकल टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा बदल चुकी है, टेक्नोलॉजी इतनी बदल चुकी है कि आने वाले समय में तुम आलू के पेड़ पे टमाटर लगे देखोगे, रियलिटी बोल रहा हूं मैं, ठीक है, मजाक नहीं कर रहा हूं। आने वाले समय में आलू के पेड़ पे टमाटर लगे देखोगे, ये प्रयोग पूर्ण रूप से सफल हो चुका है। सफल होने का मतलब यह है कि आलू के पेड़ पे नीचे आलू आया करेंगे जहां आते हैं उस समय ऑलरेडी, और ऊपर जो है जो पेड़ खाली रह जाता है केवल पत्ते पत्ते आते हैं उस पर टमाटर आया करेंगे, ठीक है। ये टेक्नोलॉजी पूर्ण रूप से कामयाब हो चुकी है। कारण क्या है, तुम लोगों ने सुना होगा कि बुजुर्ग कभी कभी बैठे रहते हैं और जब बुजुर्गों की बात हो, चौपाल लगे एक तरीके से, है ना। अब तो लगती नहीं है, बुजुर्ग रहे ही नहीं, निवटते जा रहे हैं बुजुर्ग सारे सारे, जो जवान रह गए उन्हें फोन से फुर्सत नहीं है अपने। सही बात है, रियलिटी। पहले के समय में ट्रेन में कभी सफर करो जनरल क्लास में तो सब एक दूसरे के रिश्तेदार बन जाया करते थे, आने वाले समय में भी एक दूसरे को याद रखते थे। आज के पड़ोस में तुम्हारा भाई, तुम्हारे रिश्तेदार, तुम्हारे घर वाले सफर कर रहे हैं ना संग में, तो तुम्हें ये नहीं पता है कि घर वाला कर क्या रहा है हमारे संग में बैठा हुआ। क्यों, क्योंकि हर एक दूसरे को ही नहीं पता है, हम सब मोबाइल में लगे हुए हैं, बिजी हैं सारे के सारे। पहले एमएसटी वाले चलते थे, डिब्बा घेर लेते थे पहले एमएसटी वाले, आराम में गुट बनाते थे और खेलते रहते थे, पत्ते वगैरह अपने जो भी रहता था उनका कहीं। आज इस समय किसी को मतलब नहीं है, फोन ही इतना है, ठीक है। क्यों, क्योंकि आज के पास में हमारे पास इतने संसाधन है अपने मनोरंजन के कुछ कहने के लिए। सबसे ज्यादा बोर हो रहे हो यूट्यूब पे चले जाओ, और ज्यादा बोर हो रहे हो इंस्टाग्राम पे चले जाओ, ठीक है। हाँ, पतली कमरिया देख लो जाकर के, कुछ नहीं हो रहा है तो मेन चीज यही है कि कहीं ना कहीं बहुत सारे संसाधन ऐसे हो गए हैं कि हम लोग उसमें ज्यादा घुले मिले हैं, या कह सकते हैं उसमें ज्यादा घुल गए हैं, ठीक है। इसी क्षेत्र में अगर देखा जाए तो बीच वाली जो फसल है वो कौन सी होगी, हमारी जायद की होगी, ठीक है। तो ये टेक्नोलॉजी इसलिए आ रही है, मैं बात बीच में छूट गई वाली, बड़े बूढ़े को देखोगे बात करते हो कहते होंगे इतनी जनसंख्या बढ़ रही है भुखमरी आ जाएगी आने वाले समय में। तो सही बात यह है, प्रकृति जब तक नहीं चाहेगी तब तक कभी भुखमरी नहीं आएगी। कारण क्या है, कारण यह है कि अगर प्राचीन समय में जाओगे और कभी अपने दादा परदादाओं से बात करोगे तो बताएंगे पहले गेहूं 30 किलो बीघा का होता था, जो गेहूं होता था वो 30 किलो बीघा का होता है, एक बीघा में 30 किलो गेहूं निकलते थे, ठीक है। और धान, और निकलता कैसे था गेहूं, ये थ्रेसर तो थे नहीं, तो पता चलेगा कूट जो दाएं होती है, दाएं तो जानते हो, उड़द पे चलाई जाती बैलों से, जानवरों से, ऐसे दाएं चलाई जाती थी गेहूं पर जाकर, तब निकलते थे। फिर उसके बाद जो है बिजली की मोटरों से चलने वाली मशीन आई, छोटी छोटी जैसे मोटर जो होती है हॉर्स पावर वाली, इन मोटरों से चलने वाली मशीन आई। फिर धीरे धीरे ट्रैक्टर आए, फिर थ्रेसर आए, इस तरीके फिर इंजन से चलने वाली मोटरें भी थी बीच में, मतलब थ्रेसर थे। तो ऐसे टेक्नोलॉजी लगातार बदलाव करती रही और हम लोग बढ़ते रह गए। तो जो गेहूं आज से 50 साल पहले, 40 साल पहले 30 किलो बीघा का हो रहा था, वही गेहूं आज के समय में 4-5 कुंटल बीघा का हो रहा है। भुखमरी हुई कोई? आज के समय में जिस समय हम भुखमरी से मारे जा रहे थे, हमारे देश में खाने को अन्न नहीं था जब आजाद हुए थे, वो देश आज के समय में सबको दे रहा है। लो भैया अफगानिस्तान वाले ले लो, ठीक है, ये वाले ले लो कि भैया ले जाओ हमारे पास से बहुत दे रहा है, कोई कमी नहीं पड़ेगी, साल भर बैठ के खाएंगे तब भी इतना स्टॉक है हमारे पास में। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं फसल उत्पादन में वृद्धि हुई है, ठीक है। यानी उसका जो प्रति हेक्टेयर प्रति बीघा जो उत्पादन है वो बढ़ गया है। अपने यहाँ की बात करिए तो लगभग 3 से 4 कुंटल बीघा का गेहूं होता है, वहीं तुम अगर राजस्थान वाली साइड में चले जाओगे तो इस गेहूं की पैदावार जाकर 8 कुंटल बीघा तक हो जाती है। वो किस लिए होती है वो अभी आगे बात करेंगे। मतलब कहीं ना कहीं उपज बढ़ती चली जाएगी। जापान है, अमेरिका है, खेती कम हो रही है, बिजनेस ज्यादा हो रहे हैं, फिर भी ये लोग है कि इनकी आपूर्ति खुद कर पा रहे हैं। ये देश क्यों कर पा रहे हैं? क्योंकि हम इतने टेक्नोलॉजी में माहिर नहीं हो पाए कि हमारे यहाँ का जो गेहूं है अनुसंधान करके हमने इतना देखा कि वो 30 किलो से 4 कुंटल बीघा या 3 कुंटल बीघा का ले आए। वहां पे क्या यही कुंटल बीघा का 10 कुंटल बीघा का हो रहा है, ठीक है। तो सीधी सी बात है कि जो उपज लगातार क्या हो रही है, बढ़ रही है टेक्नोलॉजी के साथ में। इसलिए भुखमरी की कोई समस्या नहीं है जब तक प्रकृति नहीं चाहती है। हाँ, ये बात अलग है, प्रकृति चाहे तो कुछ भी कर सकती है। जैसे अभी तुमने हाल फिलहाल में नोटिस किया हो, किसी घर में पेड़ पौधे रहे हो तो देखा होगा भी 1 महीने ठंड पड़ी और 1 महीने के ठंड में सारे पेड़ पौधे सूख गए होंगे, ठीक है। हालात क्या हुआ? प्रकृति ने तो बर्बाद किया भाई, प्रकृति नहीं तो प्रकृति की बात अलग है, वरना अगर नॉर्मली देखा जाए तो कभी भुखमरी होने वाली नहीं है इतने जल्दी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो 3 प्रकार की फसल है, एक रबी प्रकार की, एक खरीफ प्रकार की और दूसरी जायद प्रकार की, ठीक है। एक एक करके बात करेंगे सबके बारे में। सबसे पहले आते हैं रबी की फसल को लेकर के। देखो रबी की फसल की बात करी जाए तो रबी की फसल शीत ऋतु में उगाई जाती है, यह कह सकते हैं शीत ऋतु में बोई जाती है। इसका प्रारंभ कब किया जाता है? शीत ऋतु में, ठंड शुरुआत हो रही होती है उस समय में रबी की फसल क्या करी जाती है? बोई जाती है, ठीक है।
मुख्य तौर पर महीने के हिसाब से बात करें तो अक्टूबर से दिसंबर के महीने पे बुवाई होती है इसकी, ठीक है। अक्टूबर से लेकर दिसंबर के महीने तक क्या करी जाती है, बुवाई करी जाती है, ठीक है, या बुआई करी जाती है और बोया जाता है, ये कह सकते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर बात करें मुख्य तौर पर तो इसका लिए औसत तापमान और कम जल की आवश्यकता होती है। यानी जितनी भी फसलें अक्टूबर में बोई जाएंगी या दिसंबर के आसपास बोई जाएंगी उन सब में विशेषता यह है कि औसत तापमान नॉर्मल टेम्परेचर की जरूरत होगी और साथ ही साथ कम जल यानी सिंचाई की भी क्या होगी, कम आवश्यकता होगी। मुख्य तौर पर फसलों की बात करें कौन कौन सी फसलें होती हैं, तो सबसे मुख्य फसल है रबी की, वो है गेहूं, ठीक है। गेहूं को तुम लोगों ने देखा होगा अक्टूबर से दिसंबर के महीने बोते हैं, बल्कि नवंबर के बीच में ज्यादातर बुआई होती है गेहूं के लेकर, ठीक है। तो इसी कारण से कौन सी फसल में आ गया, रबी में। देखी जाए तो औसत टेम्परेचर या औसत तापमान की जरूरत होती है इसके लिए, तो नॉर्मल तापमान होता है, यानी शुरुआत में बुआई होती है थोड़ा ज्यादा होता है, फिर उसके बाद बीच में बिल्कुल डाउन हो जाता है, फिर उसके बाद जो है फिर बढ़ना शुरू हो जाता है। तो एवरेज निकालेंगे तो नॉर्मल टेम्परेचर की आवश्यकता है। पानी बहुत लगाते हैं गेहूं के लिए, नहीं लगाते ना, 15-15-20 दिन में नंबर आता है गेहूं को पानी लगाने के लिए, ठीक है। तो मेन चीज यही करी जाए कि कहीं ना कहीं क्या होता है, औसत तापमान और कम जल की आवश्यकता है किसके लिए, गेहूं के लिए। ऐसा ही जौ के साथ में होता है, दोनों की बुआई एक साथ होती है। चलो फिर आता है चना, ठीक है। चने की बुआई इस समय होती है और चने को तो गेहूं से भी कम पानी चाहिए होता है, ठीक है। टेम्परेचर ज्यादा चाहिए होता है, पानी कम चाहिए होता है। चलो मटर का भी यही हाल है। फिर आती है मसूर, भी इस समय बोई जाती है, उसका आलू बोया जाता है। तो ये कुछ मुख्य फसलें हैं जो किससे संबंधित है, रबी की फसलों से संबंधित होती हैं, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। सबसे पहली फसल की बात करते हैं इसमें गेहूं को लेकर के, यानी रबी की जो मुख्य फसल है जो उत्तर प्रदेश में उगाई जाती है वो कौन सी है, गेहूं। गेहूं की बात करते हैं, देखो उत्तर प्रदेश की बात करिए तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा क्षेत्रफल में गेहूं बोया जाता है, यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से दे रहे हैं, एरिया की दृष्टि से देखें तो सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में बोया जाता है। और कितना परसेंट, 24%। कितने परसेंट, 24%। औसत तापमान कितना चाहिए होता है, तो 10 डिग्री से लेके 15 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी इतना टेम्परेचर इसको मिलता रहे। औसत, औसत का मतलब ये कभी कम हो गया कभी ज्यादा हो गया, चलता रहेगा। क्योंकि अभी टेम्परेचर मान लो 5 डिग्री भी पहुंच गया था पीछे, तो औसत जो लगाएंगे वो इतना चाहिए हमें, 10 डिग्री से लेके 15 डिग्री सेंटीग्रेड तक। वर्षा की बात करते हैं, वर्षा चाहिए होती है 50 से लेके 75 सेंटीमीटर प्रति ईयर, ठीक है। अब बात आती है पता कैसे करेंगे कि 75 सेंटीमीटर की वर्षा हुई या 50 सेंटीमीटर वर्षा हुई, या इन लोगों को पता कैसे चलता है, जितने भी ये जो होते हैं मौसम विभाग वाले, ये जानकारी कैसे निकालते हैं। देखो जानकारी की बात करी जाए तो इस तरीके से एक जो है विशेष तौर पे जो है टैंक बनाया जाता है। जैसे अभी नॉर्मली अगर इधर सैंसपुर की साइड कोई रहता हो तो ब्लॉक में जाते होगे तुम लोग, कभी कभार ब्लॉक में जाते हो, अच्छा हाँ, ब्लॉक में जाकर के देखना एक विशेष तौर पे कुंडिया बनी होगी, मतलब जो है कुछ बना होगा इस तरीके से उसमें पानी स्टोर होता हो, वहां पे लिखा हुआ भी होगा, ठीक है, वर्षा मापन केंद्र ऐसे कुछ करके लिखा होगा। अब इसमें क्या होता है, इसमें स्केल लगा होता है, इसमें स्केल लगने के बाद इसको खाली किया जाता है सीजन आने से पहले, या जब से गणना करनी होती है तब से बिल्कुल खाली करके, तो उसके बाद बारिश होती चली जाती है। और बारिश मान लो पहली बार में यहाँ तक हुई, फिर उसके बाद अगली बार यहाँ तक हुई, फिर यहाँ तक हुई, फिर यहाँ तक हुई, ऐसे करके नापते चले जाते हैं। तो हर दिन की बारिश को नाप सकते हैं, हर महीने की बारिश को नाप सकते हैं, हर छमाही की बारिश को नाप सकते हैं और हर साल की बारिश को नाप सकते हैं। इस तरीके से बारिश का क्या किया जाता है, मापन किया जाता है। अब सोचने वाली विचार करने वाली बात है कि इस हौद में, इस टैंक में जहां कहीं भी ये पानी भरा हुआ है, सूख जाएगा थोड़े दिन बाद, तो फिर कैसे नापेंगे। फिर नापने के लिए ना पहले का जो आंकड़ा होता है उससे देखा जाता है कितनी और ज्यादा हुई, फिर उस वाले आंकड़े में उसको जोड़ दिया जाता है, अगली वाली जो डिजिट है वो हम लोग को प्राप्त हो जाती है। इस तरीके से वर्षा का क्या किया जाता है, मापन किया जाता है या वर्षा मापी जाती है, ठीक है। चलो गेहूं पे आ जाओ। हाँ शुरू से भर जाए तो जैसे मान के चलो, देखो ये टैंक है अपने पास में, ठीक है, इसमें इतनी वर्षा हुई, 10 सेंटीमीटर वर्षा हो गई, ठीक है। अब मान के लो वर्षा कुछ दिन नहीं हुई और नहीं होने के बाद ये 10 सेंटीमीटर वाला जो आंकड़ा है वो 5 सेंटीमीटर में पहुंच गया, ठीक। उसके बाद अब पानी कितना है इसमें, 5 सेंटीमीटर के लेवल पर है। अब वर्षा शुरू हुई आज के दिन, मान लो आज 5 सेंटीमीटर था सुबह, 5 सेंटीमीटर वर्षा शुरू हो गई। अब क्या होगा, अब ये आंकड़ा मान के चलो कि 15 पर पहुंच जाता है। कितना पहुंचा, 15 पर, यानी 5 से कहां तक पहुंच गया, तो आज कितनी वर्षा हुई, 10 सेंटीमीटर हुई। 10 पहले हो चुकी है, 10 अब तक हो चुकी है, तो टोटल अब तक कितनी हो गई। ऐसे करके आंकड़े निकाले जाते हैं इसके लिए, ठीक है। चल आगे बढ़ते हैं। टेम्परेचर के बाद वर्षा की बात करें तो 50 से लेकर 75 सेंटीमीटर वर्षा प्रति जहां पर भी होती है वहां पर गेहूं की फसल आराम से उगाई जा सकती है। अगली बात करते हैं मुख्य तौर पर कौन सा क्षेत्र है जहां पर यह फसल उगाई जाती है, तो गंगा और यमुना का दोआब वाला क्षेत्र है जहां पर यह मुख्य तौर पर फसल क्या करी जाती है, उगाई जाती है। सर्वाधिक उत्पादन की बात करें, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक उत्पादन कहां होता है, तो ध्यान रखेंगे गोरखपुर जिले में। कौन से जिले में, गोरखपुर जिले में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगली फसल है चना, और चने की बात करें तो फसलें मुख्यतः 2-3 प्रकार की होती हैं। जैसे एक होती है खाद्यान्न फसलें रखी जाती हैं,
तिलहनी फसलें होती हैं, दलहनी फसलें होती हैं और नगदी फसलें होती हैं। ये विशेष तौर पर फसलें होती हैं। खाद्यान्न मतलब जिनको डायरेक्ट हम खाते हैं, वो सारी कैसी हो गई, खाद्यान्न फसलें। दलहनी फसलें जिनकी दालों का इस्तेमाल किया जाता है, वो सारी की सारी दलहनी फसलें हो गई। जिनसे तेल निकाला जाता है किसी प्रकार से, वो सारी की सारी क्या होंगी, तिलहनी फसलें होंगी। ठीक है, तिलहनी का मतलब सिर्फ तिल से नहीं होता है, जितनी भी चीजों का तेल इस्तेमाल किया जाता है वो सारी तिलहनी फसलें हो गई। उसके बाद अगली आती हैं ऐसी फसलें जो डायरेक्ट बेची जाती हैं, ना तो उनको डायरेक्ट खाते हैं, ना तेल निकालते हैं, ना दाल बनाते हैं, कुछ भी नहीं करते हैं, वो सारी कैसी होती हैं, नगदी फसलें होती हैं। जैसे अगर बात करी जाए, गन्ना होता है, गन्ने को हम क्या कर रहे हैं, खा रहे हैं सीधे, सब लोग नॉर्मल इस्तेमाल थोड़ी नहीं कर रहे हैं, और ना ही हम लोग उसका तेल निकाल रहे हैं। ठीक है, तेल निकलता है गन्ने का, उसको क्या बोलते हैं, अच्छा रस निकलता है वो। चलो, गेहूं का तेल निकलता है, चावल का तेल निकलता है, निकलता है भैया, ये चीज मत कहो कि नहीं निकलता है, निकलता है, लेकिन हम लोग इस्तेमाल नहीं करते। हाँ, चावल का भी तेल निकलता है, चावल का तेल आता है, ठीक है, ठीक है, ऐसे मत सोचना कि नहीं आता है, चावल का तेल आता है। इसके बाद इस्तेमाल नहीं होता इतना ज्यादा, मतलब बीमारियों वगैरह के लिए इस्तेमाल किया जाता है, मेडिसिन के तौर पर। ठीक है, तो ऐसे अगर हम बात करें तो गन्ना होता है, गन्ने को हम डायरेक्ट बेचते ही तो है, कोई अपने घर में डायरेक्ट इस्तेमाल तो नहीं कर रहा है उस सारे गन्ने के लिए, तो बेचते हैं, तो वो कौन सी फसल हो जाएगी, नगदी फसल। जैसे कपास है, रुई होती है, कपास जिसको बोलते हैं, तो रुई को क्या करते हैं, बेचते ही तो है, घर में कोई इस्तेमाल तो नहीं, खा तो रहे नहीं उसको। ठीक है, तो मेन चीज उसको बेच रहे हैं, तो कैसी आएंगी, नगदी फसल में, यानी डायरेक्ट बेचो और अपना कैश ले आओ जाकर के। ठीक है, अब ये मत कहना गन्ना मिल वाले पेमेंट ही नहीं कर रहे हैं। चलो, हाँ देखो, तो चने की बात करें तो चना कैसी फसल है, एक दलहनी, चने की दाल होती है, साबुत चना होता है लेकिन मुख्य तौर पर दाल के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, वो दाल होती है। ठीक है, तो इसको बात करें तो कैसी है, ये दलहनी फसलें हैं। बात करते हैं उत्तर प्रदेश को लेकर के, तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा उगाई जाने वाली फसल है ये कौन सी, दलहनी फसलों में। दलहनी फसलों में उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा उगाई जाने फसल कौन सी है, चना, यानी सबसे ज्यादा दाल में जो फसल उगाई जाती है वो चने की फसल उगाई जाती है। ठीक है, चलो इसके साथ साथ बात करें तापमान कितना चाहिए होता है, तो इसके लिए 15 डिग्री सेंटीग्रेड से 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है। वर्षा की बात करते हैं, वर्षा चाहिए होती है 30 से 50 सेंटीमीटर, यानी गेहूं से भी कम वर्षा की आवश्यकता होती है। इसी कारण से ये चना जो है वो राजस्थानी साइड में, राजस्थान के एरिया में बहुत ज्यादा किया जाता है, बारिश कम होती है वहां पर, स्प्रिंकल वाली सिंचाई होती है, जो फव्वारे वाली सिंचाई होती है उसके द्वारा पूर्ण रूप से राजस्थान की फसलों को सिंचाई दी जाती है। तो इससे क्या होता है, वहां पर वर्षा की मात्रा उस पानी से पूर्ति कर दी जाती है, लेकिन कम मात्रा में आता है। जैसे अपने यहाँ बोरवेल कराते हैं और पूरा 4 इंची का पैप लगाते हैं, 4 इंची के पैप में भर के पानी देता है समरसेबल। ठीक है, जो समरसेबल कराते हैं 4 इंची के, वहां तुम इससे भी 3 गुना गहरा कराओगे, पानी मिलेगा नहीं मिलेगा इस बात की कोई गारंटी नहीं है, वो मैं अभी बताता हूँ विधि। राजस्थान में खोज से कहते हैं पानी, राजस्थान और गुजरात में, वहां पे तुमने मान लो 1500 फीट बोरिंग करा दिया, उसके बाद पानी आएगा 2 इंची में तुम्हारा। ठीक है, 2 इंची 2.5 इंची में ही पानी चलता है, बस इतने फीट गहरे कर, क्यों, क्योंकि वहां की जो रेत है उसमें पानी बहुत कम है। ठीक है, मेन चीज ये है। अब पता कैसे चलता है कि भैया राजस्थान में बोरिंग होते हैं बहुत महंगे, और मोटर बहुत बड़ी बड़ी पड़ती है, सरकारी कुओं से भी बड़ी बड़ी मोटर पड़ती है, जो अपने यहाँ की सरकारी कुएं होते हैं उनसे भी बड़ी मोटर पड़ती है। पता कैसे चलते हैं, एक विधि होती है नारियल विधि। ठीक है, पानी खोजने के लिए नारियल का इस्तेमाल किया जाता है, या असलियत में किया जाता है, ये रियलिटी है। ठीक है, तो नारियल क्या करते हैं, उसको लेके जाते हैं, तो नारियल को ऐसे लिटा के ले जाएंगे, तो जहां भी वो जो भी होता है उस विधि को जानने वाला, वो घुमाता रहता है, घुमाता रहता है, घुमाता रहता है, जहां पानी होता है ना, जिस जगह गड्ढा करेंगे या बोरवेल करेंगे पानी होता है, वहां खड़ा हो जाता है नारियल जाकर के। ये रियलिटी है। ठीक है, मेरी खुद लाइव देखा हुआ, हाँ अपने आप ही हो जाता है, वो उनकी कोई विधि होती है जिस हिसाब से वो करते हैं अपना, फिलहाल वो वहां पर खड़ा हो जाता है, इस तरीके से कोई व्यवस्था होती है, फिर वहां बोरवेल किया जाता है, और लगभग 80% चांस होता है कि वहां पे पानी मिलेगा ही मिलेगा, 20% वहां भी फेल होने के चांस रह सकते हैं। ठीक है, ये बात है वहां पर, तो बोरवेल बहुत महंगा पड़ता है, इसलिए विधियां पहले ऊपर से तय मतलब करी जाती हैं, चेक करी जाती हैं कि भैया यहाँ पानी हो सकता है या नहीं हो सकता है। फिर कोई 4 मशीनों द्वारा, और मशीनें भी आती हैं, उनसे पता करते हैं कि पानी है इस जगह पे या नहीं है। अपने यहाँ तो कहीं गड्ढा कर लो, सब जगह पानी है। ठीक है, जहां गड्ढा तुमने कर लिया वहां पानी मिलेगा ही मिलेगा। चलो आगे बात करते हैं, इधर हरियाणा साइड में तुमने सुना होगा कि महाभारत का युद्ध हुआ था, भीष्म पितामह सैया पे लेटे हुए थे, और उस समय अर्जुन जो है भीष्म पितामह के पास पहुंचते हैं, तो पूछते हैं कोई इच्छा, तो कहते हैं भैया पानी की जरूरत है, पानी प्यासा को तो बताओ। ठीक है, तब क्या करते हैं, अर्जुन एक बाण निकालते हैं, और बाण निकालकर धरती में गाड़ देते हैं, वहां से पानी निकल आता है। पहले पानी हुआ ही उतना ऊपर करता था। अगर तुम्हारे दादा परदादा हो आज के समय में, तो पूछना कभी उथला आया था, उथला कहते हैं गाँव में, उसका मतलब पानी बहुत ऊपर आ गया होगा। ठीक है, तो उसमें क्या था कि पानी बहुत ऊपर आ जाता था, मतलब थोड़ा सा गड्ढा करो और पानी निकल आता था, ऐसी व्यवस्थाएं थी इस समय में। ठीक है, तो बहुत सारी व्यवस्थाएं, चीजें जो हमारे साथ में खोती चली जा रही समय के साथ में। ठीक है, चलो दोबारा से आ जाओ, तो पानी की क्या होती है, कम आवश्यकता होती है, और 30 से लेके 50 सेंटीमीटर प्रति ईयर वर्षा होती है, तो इसके लिए काफी है। ठीक है, चलो अरे अब बात नहीं, मिट्टी कैसी चाहिए होती है, तो उसके लिए दोमट और शुष्क मिट्टी की आवश्यकता। कैसी, दोमट और शुष्क मिट्टी की इसके लिए क्या होती है, आवश्यकता होती है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगली फसल है सरसों की।
सरसों की बात करिए तो पूरे भारत में अगर देखें उत्पादन के मामले में तो राजस्थान पहले नंबर पे आता है, यानी सरसों के उत्पादन में राजस्थान का कौन सा नंबर है, पहला नंबर है। लेकिन अगर उत्तर प्रदेश में अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा उगाई जाने वाली तिलहनी फसल है, यानी वो हाँ तिलहनी यानी तेल निकालने वाली जितनी फसलें होती हैं उनमें सबसे ज्यादा उगाई जाने वाली कौन सी फसल है, सरसों फसल है। ठीक है, उत्पादन में बात करते हैं देश में कौन सा उत्पादन में हमारा नंबर है, तो ध्यान रखेंगे हमारा जो नंबर है वो कौन सा है, दूसरा। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश दूसरा स्थान रखता है किसमें, सरसों के उत्पादन को लेकर के। आगे बात करते हैं, तापमान कितना चाहिए होता है, 15 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए, क्या होता है, तापमान चाहिए होता है। वर्षा की बात करते हैं, वर्षा चाहिए होती है 50 से 75 सेंटीमीटर प्रति ईयर। ठीक है, प्रति ईयर की बात हो रही है, एक साल में इतने सेंटीमीटर वर्षा हो रही है जिस क्षेत्र में, उस क्षेत्र में मामला सही है, सरसों की पैदावार आराम से की जा सकती है। ठीक है, चलो अगली बात करते हैं खरीफ की। ये तीनों जो मुख्य फसल थी वो किसकी थी, रबी की थी। अब बात करते हैं खरीफ की जो फसलें होती हैं उनमें कौन कौन सी व्यवस्थाएं होती हैं या क्या क्या विशेषताएं पाई जाती हैं। देखो खरीफ की फसल की बात करिए तो खरीफ की फसल की बुवाई का समय की बात करें तो ये होती है मई से जून के बीच में। कब होती है, मई से जून की, यानी लगभग जिस समय बरसात की शुरुआत हो रही होती है उस समय अधिकतर इन फसलों की क्या की जाती है, बुवाई की जाती है। ठीक है, कटाई कब होती है, तो सितंबर से अक्टूबर के महीने में इनकी क्या हो जाती है, कटाई हो जाती है, क्योंकि अक्टूबर के बाद फिर अगली हम लोग किसकी फसल बोने लगते हैं, रबी की फसल। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्या चाहिए होता है, उच्चतम तापमान चाहिए होता है और अधिक वर्षा चाहिए होती है। ठीक है, यानी टेम्परेचर जो है भरपूर खूब चाहिए और वर्षा जो है वो भी भरपूर चाहिए इनके लिए, जितनी भी रबी खरीफ की फसल है उनके लिए। प्रमुख फसल में बात करें तो प्रमुख फसल में पहला नाम आता है कपास का, इसके बाद जूट आती है, इसके बाद चावल आता है, गन्ना आता है, ज्वार आता है, मूंगफली आती है, अरहर आती है, मक्का आती है और सनई आती है। ये प्रमुख फसलें हैं जो कि खरीफ की फसलों में गिनती की जाती है, कह सकते हैं खरीफ की फसलों में आती हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ बोलो, अच्छा सनई क्या होता है, चलो पहले पानी वाली बोतल देना जरा, पी लो पी लो। हाँ, फिर सनई के बारे में बताता हूँ तुम लोग के लिए। क्या देख रहे हो, बोतल गंदी हो रही है। देखो सनई की बात करते हैं और साथ साथ बात करते हैं जूट को लेकर। ये दोनों जो फसलें हैं वो फाइबर वाली फसलें हैं या कह सकते हैं रेसे वाली फसलें हैं ये दोनों की दोनों। ठीक है, सनई जो होती है एक विशेष प्रकार की कह सकते हैं पेड़ होता है, छोटा पेड़ होता है, पौधा होता है झाड़ टाइप का, जैसे अरहर का पेड़ देखा तुम लोगों ने, हाँ अरहर के पेड़ की तरह होता है। इससे क्या बनाई जाती है, इससे रस्सी बनाई जाती है और इसको हम लोग सन बोलते हैं, सन की रस्सी का सुना होगा। हाँ, तो वही सनई जो है वो ये सनी होती है। इसमें क्या होता है, जिनको नहीं पता है वो सुन लो। पेड़ होता है, पेड़ जब सूख जाता है या कह सकते हैं जिस समय इसको टाइम आ जाता है उस समय काट लिया जाता है या उखेड़ लिया जाता है और उखेड़ करके इसको लाते हैं, ला करके इसको तालाब में, जिसको ढहरिया बोलते हैं, ठीक है, हाँ ढहर नहीं बोलते गाँव में, हाँ ठीक है, हाँ ढहर ढहरिया तालाब जो भी बोलना चाहो, पोखर बोलना चाहो, उसमें लाते हैं, उसमें ला करके इसको दबा देते हैं और ऊपर से मिट्टी डाल देते हैं। फिर कुछ दिनों के लिए इसको छोड़ देते हैं उसी में गलने के लिए। जब ये गल जाती है तो ये गलने के बाद क्या होता है कि इसकी जो ऊपर की त्वचा होती है वो इससे अलग होने लगती है। जब अलग होने लगती है तो इसको निकाला जाता है 3-4 महीने बाद। फिर ये काम किया है, जो इसकी ऊपर की खाल होती है, त्वचा होती है या लेयर होती है, उसको अलग कर लिया जाता है। अलग करने वाले जो रेसा हम लोग निकालते हैं उससे, या जो फाइबर प्राप्त करते हैं या कह सकते हैं जो खाल प्राप्त करते हैं उसकी पेड़ की, उसको अलग कर लेते हैं, लकड़ी को अलग कर लेते हैं। लकड़ी का इस्तेमाल ईंधन के रूप में करा जाता है और जो रेसा मिलता है हमारे लिए उसका इस्तेमाल रस्सियां बटने, बांध बनने या फिर इस तरीके का आइटम बनाने में किया जाता है। ठीक है, रेसे युक्त चीजें जो भी बनानी होती हैं उसका प्रयोग किया जाता है। उससे ये होता है कि दबा लेने से कि उसकी जो खाल है वो आराम से उतर जाती है, टूटती नहीं है बहुत ज्यादा। ठीक है, उतरने में आसानी हो जाती है कुछ दिन बाद पानी में दबाए रहने से, इस कारण से। ठीक है, इसलिए दबाते हैं उसके लिए। ठीक है, तो वो सने या सनई एक ही चीज होती है। ठीक है, चलो आगे बढ़े। और कुछ किसी को, चलो प्रमुख फसल की बात करें तो प्रमुख फसल आती है इसमें चावल। कौन सी आती है, चावल आती है। ठीक है, चावल उत्पादन में अगर हम बात करें तो हमारा स्थान आता है तीसरा। हमारा का मतलब उत्तर प्रदेश का जो स्थान है चावल उत्पादन में वो कौन सा आता है, पूरे देश में तीसरा स्थान। पहले स्थानों की बात करिए तो पहले स्थान आते हैं पूर्वी राज्य में और इधर चले आएंगे पश्चिम बंगाल और बिहार की साइड में। ठीक है, देखो एक चीज हमेशा ध्यान रखना, कभी भी क्रम पूछ लिया जाए चावल उत्पादन को लेकर के तो हमेशा जानकारी होना जरूरी नहीं है, लॉजिक लगाना भी बहुत जरूरी है। मान के चलो 4 स्टेट तुम्हारे लिए दिए हुए हैं चावल उत्पादन को लेकर पूछ रही है बात। ठीक है, जैसे मान के चलो सबसे पहले दिया हुआ है तुम्हारा बिहार, दूसरा दिया हुआ है मान लो उत्तर प्रदेश,
तीसरा दिया हुआ है मान के चलो पंजाब, चौथा दिया है हिमाचल प्रदेश, ठीक। अब तुमसे पूछे कि चावल उत्पादन में निम्न के लिए क्रम से लगाओ, ठीक है। क्रम से मतलब है कि सबसे ज्यादा जिसमें होता है, उसके बाद जिसमें होता है, उसके बाद जिसमें होता है, उसके बाद जिसमें होता है। तो यहाँ पे जरूरी नहीं है कि तुम्हें सबका पता ही हो डाटा कि कहाँ चावल ज्यादा हो रहा है, कहाँ कम हो रहा है। एक लॉजिक आता है, देखो हाँ अब मात खा गए नहीं खा गए यहाँ पे, देखो सुनो। पहली चीज अगर क्या देखनी होती है हमें कि कौन सा क्षेत्र उस चीज के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। तो बिहार और बंगाल की साइड में चावल बहुत खाया जाता है, सब बिहार वाले और बंगाल वाले चावल खाते हैं, ठीक है। मच्छी भात खाते हैं, ठीक है, मच्छी भात खाया जाता है हाँ ज्यादातर। बंगाल में आओगे तो मच्छी भात खाया हाँ पत्ते पे रख के। तो मेन चीज क्या होती है, कारण क्या उसका, वो होता ही उधर जाता है। हम सब लोग गेहूं का ज्यादा प्रेफर करते हैं, रोटी को ज्यादा प्रेफर करते हैं। कारण क्या होता है, हम लोग को एटमॉस्फेयर इस तरीके का, और पहले से ही हम लोग गेहूं का इस्तेमाल ज्यादा करते चले आ रहे हैं, इसलिए हमें रोज चावल खाएंगे तो सही नहीं लगेगा। गेहूं की रोटी इस्तेमाल ज्यादा किया जाता है। इधर के लोगों को बेचारों को चावल गेहूं देखने को ही नहीं मिलता। जैसे हम लोग अब तो चावल की सब जगह पहुंचे और होता ही बहुत है हमारे यहाँ, लेकिन इन लोग को इतना गेहूं मिलता ही नहीं है, तो ये लोग चावल से ही काम चलाते थे। तो मेन कारण क्या होता था कि इसलिए ध्यान रखोगे, क्रम देखो, पूरब से जब भी कभी इधर के लिए बढ़ो तो हमेशा ध्यान रखना चावल का उत्पादन घटेगा। यानी पूरब से पश्चिम की तरफ जब बढ़ोगे तो चावल का उत्पादन क्या हो जाएगा, घट जाएगा, ठीक है। कारण एक तो पता है कि बिहार वाले बहुत खाते हैं, दूसरा कारण क्या है, वर्षा जैसे जैसे कम होती चली आई ऊपर के लिए, वैसे ही समझ लेना चावल का उत्पादन ही क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो हमें सबसे ज्यादा पता है कि अगर इन क्षेत्रों में देखें तो बिहार वाले खाते हैं, ठीक है, सबसे ज्यादा खाते हैं बिहार वाले, प्रसिद्धि है ये। तो दूसरी बात करते हैं, तो दूसरे नंबर पे अगर बात करते हैं तो आता है उत्तर प्रदेश। कौन सा, उत्तर प्रदेश, क्योंकि उत्तर प्रदेश पंजाब से पहले पड़ता है पूरब की साइड में। तो दूसरे नंबर पे कौन सा हो गया, ठीक है, मैं बताऊंगा अभी, उसका भी बता दूंगा, ठीक है, सुन लो। इसके बाद बात करते हैं तीसरे पंजाब, उसके आगे चले तो हिमाचल पड़ेगा, तो चौथे पे हिमाचल। क्रम हो गया 1 2 3 4। अब बात ये से आएगी तीसरा क्यों नहीं आया, इसमें दूसरा गायब है इसलिए नहीं है, ठीक है। इनमें मतलब जो है तुम्हारे पास वो लग जाने हैं, तुम्हें क्रम पता ही नहीं कौन सा पहला है कौन सा दूसरा है, तो बस एक लॉजिक लगाना है और लॉजिक लगाकर हमें काम करना है। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो लॉजिक लगाओगे अगर दिमाग से तो तुम्हारे सही चले जाएंगे, ठीक है। देखो इसकी अगर बात करिए तो पश्चिम बंगाल में होता है, ठीक है, हाँ पश्चिम बंगाल। किसके लिए, अच्छा देखो सुन लो, चावल के कटोरे को अगर आंध्र प्रदेश के लेकर बात करें तो चावल का कटोरा इसलिए कहा जाता है कि जब पहले आंध्र प्रदेश वाला पूरा साइड एक हुआ करता था तो यहाँ क्षेत्रफल बहुत ज्यादा था, और क्षेत्रफल अब हो गया यहाँ पे कम, सिर्फ आंध्र प्रदेश बनने से, ठीक है। इसलिए व्याख्या जो चली आ रही है आंध्र प्रदेश को लेकर वो पहले से ही चली आ रही है, ठीक है। लेकिन अब उसका क्षेत्रफल कम होने की वजह से अब इसका नंबर पहला आ गया है हमारा, ठीक है, हाँ बंगाल का, ठीक है, बंगाल का, हाँ ठीक है, पश्चिम बंगाल जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये प्रोसेस है पूरा इस तरीके से, पहले पूरा एक हुआ करता था ये, तो बहुत ज्यादा उत्पादन था यहाँ पर, अब कम हो गया उत्पादन। तो वही लगाओ, तो बिहार नहीं लगाओ, कटोरा में वही लगाओगे, ठीक है, हाँ कटोरा नहीं हुआ है अभी, ये बिहार जैसा था वैसा ही है, ठीक है, हाँ अच्छा हाँ देखो क्या चीज, दूसरे बिहार आता है, पहले पश्चिम बंगाल आता है, दूसरे बिहार आता है, तीसरे उत्तर प्रदेश आता है, ठीक है, ऐसे करके हैं, ठीक है। चलो ठीक है, समझिए, मतलब ऑप्शन के हिसाब से क्लिक करना ज्यादा आसान रहता है हम लोग के लिए, ठीक है। मान लो जो पहले पे देख के गए तुम पढ़ के गए उसमें पहला वो है ही नहीं, तब क्या करोगे जाकर के, तब तो जो क्रम है उसी के हिसाब से देखोगे, तो पूरब से पश्चिम की तरफ बढ़ते चले जाना, चावल का उत्पादन कम करते चले जाना, ऐसे करके रहेगा, ठीक है। चलो तो हमारे अगर बात करिए उत्तर प्रदेश को लेकर के तो कौन से नंबर पे आ गया उत्तर प्रदेश, तीसरे नंबर पर आ गया, ठीक है। कितने % भूमि पर किया जाता है, तो ध्यान रखेंगे 18% जो भूमि है उत्तर प्रदेश की कृषि के लिए, उसके 18% पर क्या की जाती है, इसकी कृषि की जाती है चावल की। तापमान को लेकर बात कर लेते हैं, 20 डिग्री से 27 डिग्री, कितना, 20 डिग्री से 27 डिग्री इसको क्या चाहिए होता है, तापमान चाहिए होता है। बरसात ज्यादा ही चाहिए तो लगभग 175 से लेके 125, और कहीं कहीं ये तुम्हारे लिए 150 सेंटीमीटर भी मिलेगी लिखी हुई किताबों में, ठीक है। तो वर्षा के का ऑप्शन लगाना है, ज्यादा वाली जो वर्षा हो वहां लगा देना, क्लियर बात है, ठीक है। जहां ज्यादा वर्षा का ऑप्शन दिया हो वहां लगाना, कम वाले पे नहीं, कोई जरूरी नहीं है 75 से 125 ही मिले, चेंज भी हो सकता है डे, लेकिन जो ज्यादा वाला ऑप्शन हो उसमें वर्षा का तुम्हें क्लिक कर देना है, क्योंकि चावल को जितना पानी मिल जाए उतना सही है, सीधी सी बात है, ठीक है। मिट्टी कौन सी चाहिए, चिकनी मिट्टी चाहिए। आखिर चिकनी मिट्टी ही क्यों चाहिए, ये भी बात जरूरी है। रबी की जितनी फसलें की जाती हैं खरीफ की, वो सब इसलिए क्योंकि उसकी पानी को रोकने की क्षमता या अवरोधन क्षमता जो होती है वो ज्यादा होती है दोमट मिट्टी के मुकाबले या रेतीली बलूली मिट्टी के मुकाबले, ठीक है। इसमें पानी ज्यादा दिन तक स्टोर रह सकता है, इस कारण से इसको धान को क्या चाहिए होती है, या खरीफ की ज्यादा जो फसलें होती है उनकी क्या चाहिए, चिकनी मिट्टी की आवश्यकता होती है, ठीक है। चलो बढ़ते हैं अगले की फसल की ओर। अगली फसल है गन्ना की।
गन्ना की अगर हम बात करिए तो गन्ना जो आती है वो एक नगदी फसल के रूप में आती है। जैसे मैंने अभी उदाहरण बताया शुरू में कि गन्ना क्या करते हैं, हम डायरेक्ट जाकर बेच देते हैं, तो ये किस प्रकार की फसल हो गई, नगदी फसल। और ये उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नगदी फसल वर्तमान समय में रहती है। ठीक है, कितने परसेंट पर होता है, तो 13% भूमि पर गन्ना का उत्पादन किया जाता है। तापमान की बात करें तो 20 डिग्री से लेकर 27 डिग्री, या कहीं कहीं लिखा मिल सकता है 20 डिग्री से लेकर 30 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, वर्षा की बात करी जाए तो वर्षा 75 से 125 सेंटीमीटर या 75 से लेकर 100 सेंटीमीटर तो हमें चाहिए ही चाहिए हर हाल में गन्ने की खेती करने के लिए। मिट्टी कौन चाहिए, चिकनी दोमट मिट्टी। कौन चाहिए, चिकनी दोमट मिट्टी गन्ने के लिए उपयुक्त होती है। ज्यादातर कौन से क्षेत्र में होता है, तो ध्यान रखेंगे ज्यादा जो गन्ना क्षेत्र किया जाता है वो तराइन वाले क्षेत्र में किया जाता है, कह सकते हैं उगाया जाता है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है। चलो आगे बात करते हैं। गन्ने के बाद में अगली जो फसल आती है वो आती है जायद वाली फसल, यानी रबी और खरीफ के बाद अगली फसल कौन सी आती है, जायद वाली फसल। ठीक, जायद की फसल को लेकर बात करें तो जायद की फसल में मुख्य तौर पे बात करें, ये फसल कब होती है, तो ध्यान रखना ये रबी और खरीफ के मध्य में होती है। रबी और खरीफ के मध्य में होती है, के मध्य समय में उगाई जाती है, समय में उगाई जाती है। ठीक, क्लियर हो गया, यानी कि दोनों के बीच में ये वाली फसल या खजायद वाली फसल उगाई जाएगी। इसके बाद तापमान कैसा चाहिए होता है, तो इसको अधिक तापमान की आवश्यकता होती है। कैसे, अधिक तापमान की आवश्यकता होती है, आवश्यकता होती है। ठीक है, यानी तापमान क्या चाहिए होता है, इसको ज्यादा चाहिए होता है। अच्छा एक बात बताओ, वर्षा बहुत ज्यादा चाहिए इसके लिए कम चाहिए, हाँ देखो वर्षा की बात की है तो वर्षा बहुत ज्यादा नहीं चाहिए होती है। जब वर्षा अगर बात करें तो तापमान जैसे ही ज्यादा शुरू होना होता है और वर्षा बहुत कम होती है, उसी पीरियड में उगाई जाती है। जैसी वर्षा ज्यादा आती है वैसी सारी बेलें जो होती है मारी जाती है, नहीं मारी जाती है, तो इसको वर्षा की नॉर्मल वर्षा की आवश्यकता होती है, ज्यादा वर्षा की आवश्यकता नहीं होती है। महीने के हिसाब से बोने की बात करी जाए तो इसको जो है मार्च में बोया जाता है। कौन से में, मार्च के माह में। ठीक है, मार्च में बोया जाता है। पानी की बात कर लेते हैं। चलो अभी प्रश्न आया ये कि पानी कितना चाहिए, तो पानी ज्यादा चाहिए होता है कम चाहिए होता है, पानी भरपूर चाहिए होता है इसके लिए। ठीक है, तरबूजा होता है बिना पानी हो जाएगा, पानी होता है तरबूजे में, और क्या होता है, खीरा होता है, ककड़ी होती है। ठीक है, तो पानी तो चाहिए होता है इनके लिए। ठीक है, नॉर्मल पानी चाहिए होता है, लेकिन ऐसी मिट्टी का इस्तेमाल होता है ज्यादातर दोमट मिट्टी का इस्तेमाल होता है जिससे पानी आए और एकदम से निकल जाए। ठीक है, इस तरीके की मिट्टी का क्या होता है, इस्तेमाल किया जाता है। कब काट लिया जाता है, समाप्त कब किया जाता है, तो जून में काट लिया जाता है। कब, जून में काट लिया जाता है, काट लिया जाता है। ठीक है, मुख्य फसल में बात करते हैं तो कौन कौन सी ऐसी फसलें हैं जो मुख्य फसल के रूप में जानी जाती हैं, तो नंबर 1 पे आता है हमारा तरबूज, खरबूज, खीरा, ककड़ी, सारे आज ही खा के जाइयो। ठीक है, ककड़ी। इसके बाद अगर मुख्य तौर पे बात करी जाए तो मूंग हो गया, लोबिया हो गया, ठीक है, काशीफल हो गया, ये सारी फसलें जो है इसी में उगाई जाएंगी। लौकी, तुरैया हो गई, ये सारी की सारी इसमें उगती हैं। देखो अब तो बहुत सारी फसलें, हाँ हाँ करेले हो गए। ठीक है, हाँ चलो, तो ये सारी फसलें जो होती हैं वो इस समय में उगाई जाती हैं भरपूर तरीके से लेकर के। तुमने देखा होगा कि गर्मी में जो है हरी सब्जी आती है बड़ा महंगी हो जाती है, कारण यही होता है कि उत्पादन कम हो जाता है। ठीक है, चलो आगे की बात करते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें मुख्य तौर पर कि कौन कौन सी इन फसलों में देखा जाए कि कौन कौन सी मुख्य है, तो तरबूज, खरबूज, ककड़ी, खीरा, जितनी भी पाली वाली फसलें हैं वो सारी की सारी अधिकतर इस समय में उगाई जाती है। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, देखो गंगा किनारे में एक कारण बता देता हूं, अरे कौन कह रहा वाली बात नहीं है। ठीक है, देखो सुनो मेरी बात को, नमी की बात छोड़ो, गंगा के किनारे क्यों करी जाती है, पानी मिट्टी ऐसी चाहिए होती है कि पानी तुरंत आए और तुरंत ही निकल जाए इनमें से। ठीक है, यानी बहुत कम पानी की आवश्यकता होती है। तो जहां पर भी रेतीली मिट्टी पाई जाती है, जैसे इसको बोलते हैं हम लोग नॉर्मल भाषा में भूड़, ठीक है, भूड़ वाली जगह पर उगाई जाती है भरपूर तरीके से। जो गंगा के रेतीले इलाके होते हैं उनमें उगाई जाती है तरीके से, क्योंकि वो जितने पानी की आवश्यकता होती है वो रेत से ये लोग लेते रहते हैं, बाकी पानी निकल जाता है अपना आराम से नॉर्मली। ठीक है, इसलिए उगाई जाती है ज्यादातर गंगा वाले क्षेत्र में। ठीक है, हाँ उगाई जाती है भरपूर, तराई वाले क्षेत्र में भरपूर तरीके से उगाई जाती है सारी फसलें, जिससे कि पानी की जो आपूर्ति है वो बहुत अच्छे से इनके लिए हो सके। ठीक है, चलो 2-4 दिन बचे हैं, नालायकी मत दिखाओ अब। ठीक है, हाँ अच्छा 2 ही दिन है, चलो कोई बात नहीं है।
2 दिन पूछे, वही पूरे नहीं है, कट गए आज का तो है। चलो अच्छा, चलो चलो कोई बात नहीं है, अभी तो जिंदगी बहुत लंबी है। चलो इधर आ जाओ दोबारा से, ठीक है। हाँ देखो, मुख्य तौर पर बात करें फसल के बाद में, तो उद्यानिक फसलों की बात करते हैं, यानी ऐसी फसलें जो उद्यान में उगाई जाती हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि भारत में, उत्तर प्रदेश में उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग की स्थापना कब हुई। तो ध्यान रखना, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, या विभाग लिख लो इसको, की स्थापना कब हुई, ये प्रश्न पहले पूछा गया है। तो ध्यान रखना है कि समय था 1974 का। कब का? 1974 का। और 1974 में, 1974 में उत्तर प्रदेश में उद्यान एवं खाद्य विभाग की क्या की गई? स्थापना की गई। और कहां पर खोला गया? तो ध्यान रखना, ये लखनऊ में। कहां पर? लखनऊ में। साथ ही साथ अगर हम लखनऊ की बात करें, तो लखनऊ में देश का पहला केंद्रीय उपोषण बागवानी संस्थान, कौन सा? केंद्रीय उपोषण बागवानी, क्या? बागवानी संस्थान कह सकते हैं इसको, ठीक है, ठीक है। केंद्रीय उपोषण बागवानी संस्थान देश का जो पहला बना, वो कहां पर स्थापित किया गया? वो भी लखनऊ में स्थापित किया गया था। अगर ये पूरा नाम ना आए तो ध्यान रखना, इसका नाम है बागवानी सेंटर, ठीक है। कौन सा है? बागवानी सेंटर। यानी डायरेक्ट तुमसे पूछ ले कि देश का पहला बागवानी सेंटर कहां स्थापित किया गया, तो लखनऊ में स्थापित किया गया था। साथ साथ बात करते हैं, मुख्य तौर पर बागवानी फसलों में आती कौन कौन सी फसलें हैं। सबसे पहले अगर बागवानी फसलों की बात करी जाए, तो इसमें सबसे पहला नाम आता है आम का। और आम हम सब लोग जानते हैं कि हम सबकी पहुंच में आम होता है, ठीक है। और सबकी पहुंच में जो आम होता है, वो सबसे ज्यादा रिजेक्टेड वाला होता है भारत में, ठीक है। मतलब ये है कि जो बढ़िया क्वालिटी का आम होता है, वो हमारी पहुंच में होता ही नहीं है, क्योंकि वो सारा का सारा आम विदेशों में पहुंच जाता है, विदेश वाले लोगों के लिए। हम पे तो वो बचता है जो बेचारा बच्चा खुचा है, लेकिन हम उसमें से भी छांटने का प्रयास करते हैं, क्या ठेले पे जाकर के, ठीक है। हाँ, मतलब फल वाला पहले से ऑलरेडी छांट के लाता है, फिर हम लोग छांटने की व्यवस्था करते हैं, फिर घर पे जब खाते हैं तो फिर उसमें से भी छांटने की व्यवस्था करते हैं कि कैसे भी सबसे बड़ा वाला हमें मिले, ठीक है। वजन में कोई 5-10 ग्राम का भले ही अंतर हो, लेकिन फिर भी प्रयास पूरा यही रहता है कि सबसे बड़ा आम हमारे हिस्से में आए, ठीक है, जिसको खाने का शौक है उसके लिए। चलो मुख्य तौर पे बात करते हैं, होता कहाँ है। तो इसकी पैदावार जो की जाती है, सबसे ज्यादा मशहूर जगह है लखनऊ, ठीक है। यानी सबसे ज्यादा जो पैदा किया जाता है, वो कहां पैदा किया जाता है? लखनऊ में। उसके बाद आता है बरेली, मेरठ, कानपुर, ठीक है। कानपुर के बाद अगर मुख्य तौर पे बात करें तो आता है सहारनपुर, और भी कई सारी जगह हैं जहां पर ये आम उगाया जाता है। लेकिन सबसे प्रसिद्ध आम की बात करी जाए, तो सबसे प्रसिद्ध जो आम है वह है लखनऊ का। कहां का? लखनऊ का। और लखनऊ की बात, अरे दशहरा नहीं, ठीक है, हाँ नहीं, ठीक है। लखनऊ की बात करी जाए तो लखनऊ में सबसे मुख्य तौर पे आम आता है, उसको हम लोग जानते हैं मलिहावादी के नाम से। किसके नाम से? मलिहावादी के नाम से। और ये मलिहावादी कौन से आम की किस्म है? तो ध्यान रखना, दशहरी आम की, ठीक है। लखनऊ का जो आम है वो मलिहावादी के नाम से, क्योंकि मलिहाबाद नामक जगह है, वहां पर सबसे ज्यादा होता है, इसीलिए उस आम को मलिहाबादी के नाम से जानते हैं। और वैरायटी कौन से आम की है? दशहरी आम की है, वैरायटी है। कौन लाया था आम, ठीक है। भारत में अगर मुख्य तौर पर बागवानी के रूप में देखें, तो बागवानी की शुरुआत करी गई थी पुर्तगालियों के द्वारा। किसके द्वारा? पुर्तगालियों के द्वारा इसकी क्या की गई थी? आम की शुरुआत की गई थी बागवानी के तौर पर। आम ऐसा नहीं है पहले से नहीं होता था, क्योंकि आम अपने यहाँ का ही मूल रूप से है, अपने यहाँ का ही है, लेकिन मुख्य तौर पर बागवानी में बात करें उगाने की, तो किसने करी? पुर्तगालियों ने इसकी क्या करी थी? शुरुआत करी थी। दूसरा प्रसिद्ध आम करें तो दूसरा सहारनपुर का चौसा, ठीक है। लखनऊ का मलिहाबादी या दशहरी, सहारनपुर का चौसा जो है वो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। इसके बाद तीसरा आता है बनारस का लंगड़ा। आज तक ये समझ में नहीं आई बेचारा होता सही सलामत सा है कि लंगड़ा नाम किसने रख दिया है। कोई ऐसा होगा चढ़ गया होगा आम तोड़ने के लिए, गिर पड़ा होगा, हो गया होगा लंगड़ा, तो नाम रख दिया कि लंगड़ा तोड़ने गया था है, तो कहते हैं ना लंगड़ा तोड़ने गया था, तो बस यही है, ठीक। चलो आगे बात करते हैं। तो ये 3 आम प्रमुख तौर पे हो गए, एक लखनऊ का मलिहाबादी है जिसको हम दशहरी बोलते हैं, बनारस का लंगड़ा और सहारनपुर का चौसा, ये प्रमुख प्रसिद्ध है। लेकिन अब बात आती है कि जो प्रदेश का यानी उत्तर प्रदेश का आम विदेशों में जाता है, विदेश में जो बिक्री होती है वो किस नाम से की जाती है, या कौन सी ब्रांड के नाम से की जाती है? बताओ। अल्फांसो नहीं, अल्फांसो अल्बुबर्क नामक जो पुर्तगाली व्यक्ति था। अगर पहले दिन किसी ने क्लास ली होगी मेरी, तो मैंने एक व्यक्ति का नाम बताया था, पुर्तगाली कह सकते हैं जो गवर्नर आया था, अल्फांसो डी अल्बुबर्क। वो अल्फांसो यहाँ आम लेकर के आया था, अल्फांसो की वैरायटी, इसी कारण से उस आम का नाम अल्फांसो रखा गया, ठीक है, उसके नाम पर। अब बात ये आती है कि जो उत्तर प्रदेश का आम है वो हमारे विदेशों में किस नाम से बिकता है,
हाँ, और कोई पीछे? भारत का आम विदेशों में, उत्तर प्रदेश का आम या लखनऊ वाला मलिहावादी विदेशों में किस नाम से बिकता है? मलिहावादी के नाम से नहीं बिकता, चौसा के नाम से नहीं बिकता, लंगड़ा के नाम से बिकता। विदेश वाले तो खरीदेंगे ही ना, बता दिया लंगड़ा होगा तो सोचा हम लंगड़े ना हो जाएंगे। ठीक, हाँ। देखो हमारे यहाँ का जो आम है, चाहे वो दशहरी हो, चाहे चौसा हो, चाहे कोई सा हो, ठीक है, वो बेच आम के नहीं, वो बिकता है नवाब के नाम से। ठीक है, कौन से नाम से? यानी ब्रांडिंग जो हो रखी है, आम की ब्रांडिंग जो हो रखी है, वो किस नाम से होती है विदेशों में? नवाब के नाम से। हाँ, ब्रांड का नाम है ये नवाब। ठीक है, जो ब्रांड है, आम बिकता है जिस नाम से, वो ब्रांड का नाम क्या है? नवाब है। जैसे अगर बात की जाए, एक कंपनी कुरकुरे खाते हो तुम, उसी के चिप्स खाते हो तुम। कुरकुरे अलग चीज है, लेस के चिप्स अलग चीज है, ठीक है, बिंगो टेढ़े मेले अलग चीज है, ट्रायंगल अलग चीज है, यानी सब चीज अलग चीज है। कंपनी सबकी मदर कंपनी एक है, जिसको हम सब लोग जानते हैं आईटीसी के नाम से। ठीक है, तो ऐसे ही बस समझ लो कि आम के उत्पादक सब हैं, सब बिकते किसके नाम से? नवाब के नाम से बिकते हैं। वो अलग अलग ब्रांड के एक जगह इकट्ठे कर देती है, ये एक जगह के अलग अलग ब्रांड कर देती है। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। अगली जो नकदी फसल में आती है वो आती है आलू। आलू को लेकर बात कर लेते हैं थोड़ी सी, सबसे ज्यादा जरूरी, क्योंकि सब्जी कोई सी बन जाए, बिल्कुल आलू के तो काम चल ही नहीं सकता, भले अधूरी रह जाए या ना रह जाए वो अलग बात है, लेकिन हर परिवार के लिए आलू चाहिए ही चाहिए। सबसे ज्यादा खपत करी जाती है आलू को लेकर। आलू की बात करें सबसे ज्यादा कहाँ रहता है, तो सबसे ज्यादा ध्यान रखना, सबसे ज्यादा इसका उत्पादन किया जाता है क्या कहते हैं, फर्रुखाबाद में, उसके बाद कन्नौज में, हाथरस में, आगरा, मेरठ, बदायूं, बागपत, फिरोजाबाद, हाजीपुर, ठीक है, रामपुर, अलीगढ़, गाजियाबाद। ये प्रमुख जगह है जहां पर आलू मुख्य तौर पर उगाया जाता है। इसके बाद बात करते हैं सब्जी उत्पादन को लेकर। तो सब्जी उत्पादन में विशेष तौर पर ध्यान रखना है। अगर सब्जी उत्पादन की बात करें, सब्जी उत्पादन, तो इसमें हम लोग हैं पहले स्थान पर। ठीक है, तो सब्जी उत्पादन में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान आता है? प्रथम स्थान आता है। कौन सा आता है? प्रथम स्थान। यानी सब्जी उत्पादन में उत्तर प्रदेश कौन से स्थान पर है? प्रथम स्थान पर है। और अगर हम बात करें कि आलू के लिए पूछ लिया जाए, एक सवाल मुझे ध्यान आया अभी, ये पूछ सकता है कि आलू अनुसंधान केंद्र कहां पर है? तो ध्यान रखना, ये कहां पर है? गाजियाबाद में। कहां पर है? आलू अनुसंधान केंद्र गाजियाबाद में है। और गाजियाबाद में भी आ जाए तो ध्यान रखना है बाबूगढ़ में। कहां पर है? बाबूगढ़ में आलू अनुसंधान केंद्र बना हुआ है। ठीक है, इसके बाद आते हैं, ये पूछता है कि आलू बिकता कौन से नाम से, या जो आगरा का आलू है वो किस नाम से बेचा जाता है? तो किस नाम से बेचा जाता होगा? आगरा का आलू किस नाम से बेचा जाता होगा? जैसे आम नवाब के नाम से बेचा जा रहा है, ऐसे आलू भी नाम से बेचा जाता है। कौन से नाम से? एक ब्रांड आता है, ताज ब्रांड। हाँ, आगरा का ताजमहल, उसी से लिया गया ताज ब्रांड। तो आगरा जो है अपने आलू के लिए प्रसिद्ध है, और साथ ही साथ उसका जो आलू बेचा जाता है वो किस नाम से बेचा जाता है? ताज के नाम से। ताज के ब्रांड के नाम से कोई भी आलू आ रहा है तो समझ लो, या तो सीधी सी बात है कि वो आगरा से ही आया है, या फिर इतना है कि रेट अच्छे लेने के लिए क्या करा जा रहा है, लोकल वाले जो है वो अपना ताज का ब्रांडिंग लगा रहे हैं हमारे पास में। ठीक है, ताज का ब्रांडिंग लगा देते हैं, बस इतनी सी बात रहती है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नाम क्या लिख के आ रहा है? कुछ आ रहा है नाम लिख के? नंबर आ रहा था, चलो कोई बात नहीं। चलो आगे बात करते हैं। इसके बाद अगला जो नंबर आता है इनमें नकदी फसलों में, वो आता है पान का। ठीक है, पान का इस्तेमाल भी नकदी फसलों के रूप में होता है। पान की बात करें तो पान का सबसे ज्यादा उत्पादन किया था वो किया था महोबा को लेकर, महोबा और बांदा को। ठीक है, इसका महोबा और बांदा का उत्पादन इसमें किया जाता है। मुख्य तौर पर बात करें तो बांदा, महोबा, उन्नाव, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, रायबरेली, बलिया, लखनऊ, ये प्रमुख जगह हैं जिन पर पान उगाया जाता है। टोटल उत्तर प्रदेश में पूछ ले तो टोटल उत्तर प्रदेश में 21 जिले ऐसे हैं जिनमें पान का क्या किया जाता है? उत्पादन। ठीक है, पान का उत्पादन। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश के 21 जिलों में क्या किया जाता है? पान का उत्पादन किया जाता है। देखो वर्तमान समय में बात करें तो एटमॉस्फेयर के हिसाब से होता था, लेकिन जैसे जैसे रिसर्च बढ़ रही है वैसे कोई भी फसल किसी भी जगहों पर या क्षेत्रों पर उगाए जाने के संभव प्रयास हो रहे हैं। यानी जैसे अगर बात करें तो चावल हमारे यहाँ बहुत कम होता था, लेकिन आज के समय में भरपूर हो रहा है। कारण क्या है कि नई जो फसलें आ रही है, नया जो इनोवेशन हो रहा है, वो इनोवेशन इस हिसाब से हो रहा है कि हमारे एटमॉस्फेयर में भी चावल को क्या करा जा सके? उगाया जा सके। इसके बाद आगे बढ़ते हैं कि पान अनुसंधान केंद्र कहां पर है? तो ध्यान रखना, महोबा में। कहां पर है? पान अनुसंधान केंद्र महोबा में है। और महुआ वाले इतिहास में बहुत प्रसिद्ध है। मैंने तुम्हें बताया था कि महुआ वाले बड़े लड़ैया, इनकी मार सही ना जाए, एक को मारे दो ही मर जावे, बाकी देख देख घबराएं। ठीक है, ये बात है आला उदल के बारे में कही हुई। ठीक है, वीर रस की एक कहावत है, या कह सकते हैं उसका एक लाइन है। ठीक है, आला उदल की वीरता को लेकर के। ठीक है, आगे बात करते हैं और कहाँ कहाँ है। तो मुख्य तौर पर बात करना, सांची में, महोबा में, वैरायटी बात कर रहा हूं, सांची, महोबा, देसावरी, ये प्रमुख प्रजातियां हैं पान को लेकर। किसके लेकर के? पान को लेकर के प्रमुख प्रजातियां लागू की गई हैं। ठीक है,
आगे बात कर लेते हैं कुछ योजनाओं को लेकर के, कृषि से जुड़ी योजनाएं मुख्य तौर पर, ठीक है। लेकिन इनके बारे में बात कल करेंगे क्योंकि कई सारी योजनाएं और बहुत समय लगेगा इनके लिए, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही। दूसरी एक प्रमुख बात सुन लो, जितना भी तुमने पढ़ लिया है उसका रिवीजन करो, चाहे मैथ हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे जीएस हो, चाहे कुछ भी हो। बहुत ज्यादा नया पढ़ने की कोशिश मत करो, नए पढ़ने की कोशिश में रहोगे तो पुराना बेकार हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है। इसलिए जितना है तुम पे बस उतने पे फोकस कर लो अपना, उतने ही लगातार जितना पढ़ सकते हो उतना पढ़ लो। जीएस में रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, बस पढ़ते रहो, ठीक है। चलो बंद कर लो।